में न ढूंढो हमें, मन में बस जाएंगे। तमन्ना हो अगर मिलने की तो हाथ रखो दिल पर, हम धड़कनों में मिल जाएंगे। चलिए आज हम चलते हैं, क्या देखेंगे, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका वर्तमान प्रभाव और एवं विश्लेषण। अब इसमें हम औद्योगिक क्रांति और उसका वैश्विक प्रभाव पे आज हम चर्चा करेंगे। क्या होगा इसका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देंगे तो क्या देंगे। औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं सदी में दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टिकोण से बदल दिया था। यह क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी और बाद में पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई थी। ये देखिए, यूरोप अमेरिका में ही नहीं फैली हुई थी, यहाँ पे जो है ना एशिया भी, आप साउथ एशिया की भी बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है ना प्रभाव जो है ना एशिया पे भी पड़ा था। उधर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे भी पड़ा था, आपको अफ्रीका पे भी पड़ा था, साउथ अमेरिका पे भी पड़ा था। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दो ही कंट्रीज को, दो ही कंटिनेंट को आप दिखाएंगे। विश्व इतिहास में अगर हम बात औद्योगिक क्रांति का और उसका वैश्विक प्रभाव को करें तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के एक प्रबल कारण था। कृषि में सुधार और उत्पादन वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार और मशीनों का उपयोग होता था। संसाधनों की उपलब्धता जैसे कोयला और लोहे की उपयोग, उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति। अगर प्रभाव देखा जाए, इफेक्ट देखा जाए तो आर्थिक प्रभाव क्या था। उत्पादन प्रणाली में बदलाव, बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार का विस्तार करना था। पूंजीवादी और उपभोक्तावाद का उदय हुआ था। सामाजिक प्रभाव देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरों की ओर पलायन, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्गों का विनिर्माण। वैश्वीकरण का अगर प्रभाव देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर क्या पड़ा था। वैश्विक अगर प्रभाव देख लिया जाए, इंटरनेशनल इफेक्टेड क्या हुआ था ग्लोबल, तो उपनिवेशवाद को बढ़ावा, क्योंकि वो यूरोपीय देशों को कच्चे माल और बाजारों की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे आवश्यकता थी तो जाहिर सी बात है वहां पे श्रम की भी जो जरूरत पड़ेगी, तो गांव से पलायन होकर शहर की तरफ लोग जाएंगे ही जाएंगे। औद्योगिक देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जो आगे चलकर विश्व युद्ध का कारण बनी है। देखिए, औद्योगिक क्रांति इस युद्ध का जो है ना कारण बना हुआ है। वर्तमान प्रभाव पे अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के मूल औद्योगिक क्रांति, ग्लोबलाइजेशन की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन की शुरुआती इसी काल में हुई थी। पर्यावरणीय अगर समस्याओं की बात कही जा रही है तो इसी काल से चालू हुआ था। डिजिटल क्रांति और हरित प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्रांति का अगला चरण है। डिजिटल भी आ जाएगा इसमें आप लोगों को। प्रथम और द्वितीय इस युद्ध का कारण और परिणाम क्या था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच का है। यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, जो कारण बना था। सैन्य गठबंधन, त्रिध्रुवीय संघ और मित्र राष्ट्रों का उदय होना था, इसमें ये पॉइंट जरूर रखिएगा। और सर्बिया में आचार्ड युग, फ्रांस फिनलैंड की हत्या। समझ गए आपका, ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। अब इसका परिणाम जब प्रथम विश्व युद्ध का होगा तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। साम्राज्यों का पतन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्यों का पतन हुआ था। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया था, जिससे जर्मनी में असंतोष बढ़ गया था। समझ गए। और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था, ये प्रथम वर्ल्ड वार जो था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, लीगल ऑफ द नेशन की स्थापना हुई थी, हालांकि यह सफल रही थी। समझ गए ना, ये जब उस टाइम में भी जो है ना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, जिसका लीगल फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, बाद में चल के वो जो है ना असफल हो गया था। फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा ये भी रिलेटेड करना है। अब द्वितीय विश्व युद्ध आ जाइए। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार तो एंड हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज बो चुका है। तो इसमें देखा जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम क्या है, 1939 से 1945 तक का है, 1939 से 1945 तक का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली के असंतोष और तानाशाहियों का उदय हुआ था। नाजी विचारधारा और हिटलर के विस्तारवादी नीति, जापान के आक्रामकता और पाल हार्बर पर हमला मेन पॉइंट था ये। समझ रहे हैं आप। परिणाम इसमें 70 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसी टाइम में हुआ था, 1945 में। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। यूरोप का पुनर्निर्माण, मार्शल प्लान भी शुरुआत हुआ था इसी टाइम में। वर्तमान प्रभाव और परिदेश में हम देखें तो इस युद्ध में वैश्विक राजनीतिक सैन्य गठबंधनों,
नाटो, वर्साय संधि और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी थी। वर्साई की संधि नाटो की नींव रखी थी, याद रखिएगा। परमाणु हथियारों का विकास होना, आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय कानून का उदय भी हुआ था इसी टाइम में। शीत युद्ध और उसके बाद की राजनीति की स्थिति अगर हम देखेंगे तो शीत युद्ध 1947 से 1991 तक चला था, 1947 से 1991 तक। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। समझ रहे हैं ना, तीखी प्रतिक्रिया है, सिर्फ जबानी जो है ना युद्ध चला था। हम तुम पे आक्रमण कर देंगे, हम तुम पे मिसाइल मारेंगे, एटम बम मारेंगे, हम तुमको मारेंगे। और रसिया का विखंडन कराना, अमेरिका पूरी तरीका से प्रबल तरीका से कूद पड़ा हुआ था कि रसा को किसी तरह बर्बाद करना और विखंडन करके पाट पाट करके अलग अलग करना है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो एक बोला जाए मेन जो उनकी मानसिकता थी, जो इनका एक बीज अंदर उनके दिल में बैठा हुआ था, जो हर जगह उन्होंने डिवाइडेशन की रूल अपनाई और शासन करो की नीति अपनाई, वही बाद में चल के अमेरिका ने भी ये रूल अपने को एडॉप्ट किया था। याद रखिएगा, वैचारिक संघर्ष था ये। एक और पूंजीवादी और दूसरी और साम्यवादी समाजवादी राज्यों की स्थापना की एक पॉइंट थी, एक जो है ना मुख्य बिंदु था। मुख्य घटनाएं अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बर्लिन की दीवार का निर्माण और पतन, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध, कोरिया का भी युद्ध और वियतनाम का भी युद्ध हुआ था। वियतनाम के तरफ से जो देखा जाए तो आप अमेरिका आया हुआ था, जिसमें चाइना इंटरफेयर किया था और हस्तक्षेप किया था। अंतरिक्ष दौड़ और सशस्त्र प्रतिस्पर्धा, मतलब शास्त्र प्रतिस्पर्धा में अगर देखा जाए तो सैनिक उपकरणों की भी बात आ जाएगी यहाँ पे। क्यूबा मिसाइल संकट, मिसाइल की भी बात आ रही है। क्यूबा और अमेरिका के बीच में भी चला है 36 का, ये भी पॉइंट आप लोग करना। अगर हम यहाँ पे परिणाम देखेंगे तो क्या देखेंगे? सोवियत संघ का पतन 1991 में हुआ था, सोवियत संघ विघटन हुआ था। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा, वैश्वीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। इसी टाइम में 1991 में अमेरिका जो है ना प्रबल तरीका से ग्लोबल मार्केट अपने हाथ में लिया था पूरा। समझ गए ना? अमेरिका और रूस के बीच तनाव आज भी जारी है। नाटो और अन्य सैन्य गठबंधन मजबूत बने हुए हैं। चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अभी अभी के फिलहाल के वर्षों की बात हो रही है। अब 24-25 में अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना तो बहुत अमेरिका को भी अभी पीछे छोड़ रहा है। उपनिवेशवाद और एशिया अफ्रीका की आजादी, उपनिवेशवाद से जो है ना 15वीं से 20वीं शताब्दी तक, 15 सेंचुरी टू 20 सेंचुरी सदी तक यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना? अमेरिका पे भी, एशिया पे भी और अफ्रीका पे भी जो कब्जा किया हुआ था, किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जा किया हुआ था। और फिर वहां पे जो है ना फ्रीडम, आजादी के लिए जो है ना आवाज उठने लगेगी। समझ रहे हैं? तो इसमें कारण क्या देखें? कच्चे मालों का जरूरत, व्यापार, मार्गों पर नियंत्रण, धार्मिक और संस्कृति वर्चस्व की बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ के परिणाम देखेंगे तो क्या हुआ था इसका? स्थानीय संस्कृतियों के विनाश हुआ और पश्चिमी संस्कृतियों का प्रहार हुआ। देखिए, पाश्चात्य का जो है ना प्राच्यवाद के तरफ जो है ना अग्रसर हुआ और प्राच्यवादों का जो है ना विनाश हुआ और पाश्चात्यवादों का एक तरह से बोला जाए पूरा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये पॉइंट आप रखिएगा। आर्थिक शोषण और गरीबी, देखिए वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट हुआ और ईस्टर्न कल्चर का विनाश हुआ। खुले तौर पे ये आप लोग मानिए। आर्थिक शोषण और गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत, इंडोनेशिया, घाना, केन्या, अन्य देशों में स्वतंत्र आंदोलन शुरू हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की ताकत कमजोर होती चली गई थी। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने अहिंसात्मक और सशक्त और संघर्षों के जरिए आजादी हासिल की थी। बिना शस्त्र के, बोला जाए हिंसा का मार्ग को अपनाकर, जो बोला जाए किसी तरह कोई मिसाइल का, किसी गोली बम बारूदों से, किसी तरह का जो है ना हथियारों को उठा के नहीं, बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करके और अपने आजादी को हासिल किया था। याद रखिएगा। अब वर्तमान प्रभाव में अगर हम इसका देखेंगे तो क्या देखेंगे? एशिया और अफ्रीका ने देशों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। अफ्रीका में भी अभी फ्रीडम के दौर चालू है, आजादी का दौर चालू है। आज भी वहां पे अपने वैस है, आज भी वो गुलामी के जीवन जी रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ के देश की आवाज मजबूत हो रही है। अब साउथ एशिया की भी ग्लोबल की आवाज जाहिर सी बात है उठ रही है और भारत भी प्रबल तरीका से उठा ही रहा है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ में देशों की आवाजें होती तो प्रबलता बढ़ ही रही है। साथ में
इधर आ जाइए, आपको भारत हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ये अपने जो है ना आपको मालदीव हो गए, ये अपनी बातों को जो है ना उजागर कर रहे हैं, मतलब एक विश्व वैश्विक पटल पर रख रहे हैं। उपनिवेशवाद के प्रभाव से पैदा हुई समस्याएं कौन कौन सी है, अगर हम देखेंगे आपको तो इसमें सबसे पहले देखिए जातीय संघर्ष आपको सबसे पहले हाईलाइटेड करना है, और आर्थिक असमानता अभी भी कायम है, जो तब से चली आ रही थी वो अभी भी चली आ रही है। ये नहीं है कि पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट में भी देखने को मिलता है आपको। वैश्विक इतिहास की प्रमुख घटनाओं में न केवल अतीत का आकार दिया जाता है, बल्कि वर्तमान और व्यक्ति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज को भी गहराई से चिंतन मंथन करने के लिए प्रभावित करता है। आज का वैश्विक परिदृश्य इन घटनाओं की गूंज और उनके प्रभाव का प्रमाण है। देखिए ये कब का ये चला आ रहा है, 15 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक आ रहा है, और 20 सेंचुरी तक आते आते जो है ना कई देश जो है आजाद भी हो रहे हैं। अपना भारत भी आजाद हुआ, पता है आपको। और भारत आजाद जब हुआ तो ब्रिटिश काल जो है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में कैसे जो है ना एक सांप्रदायिक दंगे करवाए और कॉमनल राइट्स और कॉमनल गेम